जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ आसिफ इकबाल तानहा है, जो आप लोगों को याद होगा CAA NRC जब आंदोलन हुआ था तो जामिया से बहुत पॉपुलर हुए थे छात्र नेता निकलकर आसिफ इकबाल ताना। उसके बाद क्या क्या हुआ, बहुत चीज़ें हुई, बहुत आंदोलन हुआ, पूरे देश में ये आंदोलन फैला था, लेकिन स्टार्ट हुआ था जामिया से, आप लोग जानते हैं। उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्हैया कुमार JNU से एक छात्र नेता निकले जो आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे धाराएं लगे थे, सेडिशन के चार्जेस भी लगे थे। आसिफ इकबाल ताना मेरे साथ हैं, हजारीबाग के हैं, और इनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगे हैं जो केसेस कोर्ट में भी हैं अभी तक। आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, छात्र राजनीति में कैसे घुसे, CAA NRC का आंदोलन जो हुआ उसके बाद क्या हुआ इनके साथ। आप लोगों को बता दूं कि 13 महीने जेल में भी रहे हैं, और उसके बाद इनका लाइफ कैसे कठिन हुआ। अभी हजारीबाग आए हुए हैं तो हम लोग बात करते हैं क्या ये भी कन्हैया कुमार के तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। आप बताइए कैसा रहा था वो दौर, CAA NRC, पूरे देश में वो आंदोलन फैल गया था और आप लोग उसको लीड कर रहे थे। खुशी हो रही थी क्योंकि हम लोग जो है वो मुसलमानों के अधिकार की बात कर रहे थे, मुसलमानों की आइडेंटिटी, उसकी जो पहचान है उस पर जब हमला हो रहा था गवर्नमेंट की गलत नीतियों पे की वजह से, तो हम लोग जो है इस बात की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी समुदाय पे, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो या मुसलमान हो, अगर जुल्म और ज़्यादती होगी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जो आंदोलन से निकला है, जहाँ से खिलाफत मोमेंट गांधी जी ने शुरू किया, जहाँ से नॉन कॉपरेशन मोमेंट जो है वो शुरू हुआ। तो हम लोगों की इस बात की कोशिश थी कि हम लोग जो है अगर जुल्म हो रहा है किसी एक समुदाय पे सिर्फ इस वजह से कि उसके धर्म के आधार को लेकर, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ बुलंद की। और जब हम लोगों ने आवाज़ जामिया से किए तो जामिया के जो स्टूडेंट हैं उनकी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंची कि पूरे देश में जो है वो आंदोलन फैला, और देखते ही देखते पूरा आंदोलन जो है वो शाहीन बाग की शक्ल में जो है पूरे हिंदुस्तान में हर क्या नाम है, जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में जो है वो CA का मूवमेंट चला, और अच्छा चल रहा था। सरकार जो है को भी समझ में आ रही थी चीज़ें कि अब जो है जो चीज़ें हम लेकर आए हैं CA के ज़रिए, जो हम कहते हैं कि इससे जो है वो सिख को, ईसाई को, पारसी को, बुद्ध को, जैन को, सबको नागरिकता देंगे, मुसलमान को नागरिकता नहीं देंगे। और फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि हम NRC लेकर आएंगे। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैं अच्छा ठीक है हम NPR करना चाहते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, आप किसी एक कम्युनिटी को क्यों अलग कर रहे हैं उसके धर्म के आधार पे। तो हम इसका विरोध कर रहे थे, और फिर वो NRC लेकर आए। NRC में भी इसी तरह था, उनका ये पूरा प्लान था कि NRC में जो है हम लेकर आएंगे और NRC में जो है वो सबको नागरिकता दे देंगे थ्रू द, जब NRC होगी तो उसमें जो है मुसलमान पता चल जाएगा कि मुसलमान कौन है, कौन बाहर से आया है नहीं आया है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान होंगे। और फिर उसको क्या होगा कि CA के जरिए जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हम नागरिकता देंगे और मुसलमान रह जाएंगे, इसलिए उनको CA में इसलिए मुसलमानों को अलग किया गया। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, और इसी विरोध को लेकर हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद एक बड़ा मोमेंट जो है वो बड़ा मतलब कि एक इनकलाबी मोमेंट जो है वो शुरू हुआ। जब पूरा देश में ये जब फैल गया CAA NRC, तो कैसे फिर वो एक, जैसा लोग कहते हैं कि वायलेंट रूप ले चुका, तो वायलेंट रूप जब लिया तो फिर आप लोगों के ऊपर केसेस भी हुए। ये क्यों हुआ? क्या सेडिशन या UAPA जो केस लगता है वो किसके ऊपर लगता है, और देश विरोधी कैसे होता है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, वायलेंस जितने भी प्रदर्शनकारी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, आप देखेंगे 15 दिसंबर 2019 जब जामिया में प्रोटेस्ट हुआ तो जामिया की लाइब्रेरी में पुलिस वाले घुसे। इनके पास सिंगल प्रूफ नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है वो पत्थर उठा के फेंक रहा है या बसों में आग लगाए या ऐसा कुछ नहीं, इस तरह के एलिगेशन पुलिस लगाते हैं। लेकिन हम लोगों के पास प्रूफ है, हम लोग दिखा सकते हैं कि पुलिस किस तरह से जो है लाइब्रेरी में भी घुसकर मारी। इसी तरह आप यूपी में देखेंगे बहुत सारी जगहों पे 23 लोग यूपी में जो है वो डेथ हुए पुलिस की गोलियों से, पुलिस की लाठी और डंडों से जो है वो 23 लोग मारे गए, उसका डेटा है मेरे पास। और फिर दर्जनों FIR हुए CA के स्टार्टअप में, जब CA स्टार्ट हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रोटेस्ट चल रहा था, फिर धीरे धीरे जो है वो पुलिस का जो अटैक है वो कम हुआ, क्योंकि मुसलमान जो है वो हमेशा पुरअमन तरीके से जो भी जो है वो लोग प्रोटेस्ट में थे वो
खासकर औरतें, जब सीए मोमेंट का एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है वो ये है कि उस प्रोटेस्ट को औरतों ने लीड की है पूरे देश में। जामिया में हम लोग छात्र जो हैं वो उसको ज़रूर वहाँ से आवाज़ उठाए, लेकिन पूरे चाहे शाहीन बाग हो, चाहे आप पूरे इंडिया में देखें, औरतें आगे थी फ्रंट पर। औरतें कभी वायलेंस नहीं की हैं और औरतें शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन इन्होंने जो है वो दिल्ली में राइट्स करवाए और दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 में फरवरी में, उस दंगे के एलिगेशन में जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, यानी जामिया के जो छात्र हैं उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया कि ये लोग जो है वो सरकार के जो नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा अधिकार है। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं वो देश विरोधी कैसे था, जो आप लोगों के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं कि देश विरोधी नारे लगाते हैं आप लोग? हाँ। बहुत खूबसूरत सवाल है ये कि देश विरोधी कैसे है। इसको बाकायदा मैनिपुलेट किया जाता है और ये इसको मीडिया में चलाया जाता है, इंटरनेट मतलब कि नेशनल मीडिया में जो है वो चलाया जाता है। एक तरह से कहा गोदी मीडिया में इसको चलाया जाता है। देखेंगे कि जब मेरी अरेस्टिंग हुई उस वक्त जो है इन्होंने चलाया कि आसिफ इकबाल तनहा ने बसों में आग लगाया और उसने जो है वो दंगे भड़काए। पूरे वीडियो आज भी मैंने जी न्यूज़ के अगेंस्ट में एक पिटीशन दिल्ली के हाई कोर्ट में फाइल किया है। अच्छा। और जी न्यूज़ को कटघरे में लाके खड़ा किया है, उस जवाब देने पे मजबूर है और उसके जल्दी जजमेंट आएगा। लेकिन इन तमाम एलिगेशन जो पुलिस के थ्रू और मीडिया के थ्रू हम पे लगाया गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हीं सारे एलिगेशन को खारिज कर दिया और हमको जो बेल दिया। जब मेरा जजमेंट पढ़ेंगे, बेल जजमेंट, तो हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि प्रोटेस्ट करना कहीं से भी जो है वो छात्रों के प्रोटेस्ट करने से देश की बुनियाद जो है वो नहीं हिलती है। और हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट से मुझे याद आया कि 2016 में शायद एक बार जेएनयू में भी कन्हैया कुमार छात्र नेता थे जो कुछ कर रहे थे, या फिर अफजल गुरु को लेके कुछ उनका चल रहा था प्रोटेस्ट, तो उसमें भी उनको सेडिशन चार्जेस लगाया गया था। आपको नॉलेज में है ये वाला? अडेप्टेड वीडियो जो है वो चलाया गया। हाँ। और वो केस अभी भी जो है वो दिल्ली के कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, वो ट्रायल पे है और उनको बेल, सब लोगों को, उसमें उमर खालिद भी थे, अनिर्बान भी जेएनयू के छात्र हैं वो भी थे, 5-6 लोग थे जिन पे जो है वो सेडिशन के चार्जेस लगे और फिर अभी उनको बेल भी मिला हाई कोर्ट से, दिल्ली के कोर्ट से। और उसके बाद जो है अभी वो ट्रायल में केसेस हैं, तो मामला सब्सिडीज है और जो है उसका जो फैसला है वो कोर्ट करेगी। ये बात तो कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े लीडर निकल के उभर आए, मतलब बहुत बड़े लीडर निकल गए, छात्रों के हर जगह जाके पूरे इंडिया में भाषण देने लगे। अब कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो क्या आप लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि छात्र राजनीति करते करते मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया जाए? देखिए, जब हम लोग छात्र राजनीति में हैं तो एक तो यह है कि स्टूडेंट्स को मुद्दों को उठाना, फिर हम छात्र राजनीति से जब हम एक्टिविज़म की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हर तरह की जो भी इस देश में जिनकी अधिकारों का हनन हो रहा है उनके अधिकारों के लिए बात करते हैं, जिनके आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है उनके आइडेंटिटी पे बात करते हैं और संघर्ष करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स है और ये भी हम लोग जो कर रहे हैं ये भी एक तरह की पॉलिटिक्स है, लेकिन ये है कि हम चुनावी राजनीति में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो आगे का नतीजा है। और अगर कोशिश रही, लोगों का साथ भी रहेगा, सपोर्ट भी रहेगा और इस तरह की जो है लोगों को दिखना चाहिए कि आखिर जो है वो कौन है जो हमारे अधिकारों की बात कर सकता। आप देखेंगे कि बहुत सारे युवा नेता हैं, मतलब आप हम झारखंड में देख लें, बिहार में देख लें, यूपी में देख लें, जो बड़े बड़े नेता लोगों के पीछे घूम रहे हैं, उनका झंडा उठा रहे हैं, लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? उनका वक्त खराब हो रहा है उनका ये। लेकिन एटलीस्ट जो जामिया से पढ़े हुए लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो जेएनयू से पढ़े हुए, जो अलीगढ़ से, वो बड़े बड़े नेताओं के पीछे ना घूम के खुद कि उनके अंदर इतना गट्स होता है कि किसी इशू और किसी मुद्दे को लेके खड़े हों और देश की जो सरकार है उससे आंख से आंख मिलाकर बात कर सकें। लेकिन ये है, उनको अगर मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमको अगर जाना है कि चुनावी राजनीति में जाना है, हम अभी सड़कों पे आवाज़ उठा रहे हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी जाके आवाज़ उठाया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी क्या है, जैसे आप 13 महीने जेल में भी रहे और वो कैसा दौर था? एक छात्र को जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो क्या वो ना कोई, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि आप लोग बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ कर रहे थे कि देश को खतरा होगा, लेकिन फिर भी आप जेल में रहते हैं, तो वो माहौल कैसा था? स्टूडेंट्स लोग जब एक साथ जेल में थे तो जेल में देखिए, एक तो यह है कि हम जेल गए जिस दिन हम लोगों ने सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू किया था, जामिया में जब अटैक हुआ पुलिस का, उसके बाद में हमने ये सोच लिया था हम लोग कि जेल जाना पड़ेगा। तो हम तो जहनी तौर पे मजबूत थे, लेकिन जेल में जो कुछ होता है वो मतलब एक दर्दनाक है।
मतलब खतरनाक है कि जब जेल गए तो आपको पेड़ से लटका के बांधा जाएगा, आपको गालियां दी जाएंगी, आपको टेररिस्ट बोला जाएगा, आपको जिहादी बोला जाएगा, आपको आतंकवादी बोला जाएगा, आपको देशद्रोही बोला जाएगा, और फिर जो है इस तरह की चीज़ें आपको बोली जाएंगी। तो अगर एक नॉर्मल मुसलमान अगर उसको जेल में जा रहा है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हम लोगों को पता है कि ये सारी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी, हम अपने आप को पहले से ज़हनी तौर पे मजबूत कर लिए हैं कि जब जहाँ जिस देश में तानाशाह काबिज हो वहाँ पे जो है आवाज़ उठाना तो एकदम बिल्कुल ही नामुमकिन है। और ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उसका नतीजा यकीनन जेल होगा। तो जेल में मारा जाएगा, खाना नहीं दिया जाएगा, नमाज़ पढ़ने के लिए आपको जो है जगह नहीं दी जाएगी, आपको जो है रोज़ा रखने के लिए अफ्तार और सहरी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन बर्दाश्त किए क्योंकि जब हम पढ़े थे, आप जब देखें गांधी जी जेल गए, जितने भी हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो भी फ्रीडम फाइटर थे सारे लोग जेल गए, हमारे बड़े बड़े आलिम दीन जेल गए। हम और हमें एक अच्छा मौका मिला जेल के अंदर काम करने के लिए कि जेल में भी लोग रहते हैं और जेल में ऐसे लोग रहते हैं जो या तो कुछ गलत करते हैं या कुछ उनको गलत तरीके से फंसाया जाता है। तो उनके बीच में भी काम करने का हमको मौका मिला। हम लोगों का काम ही है कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, समाज को चेंज किया जाए। हम जिस जगह में रहेंगे, जिस सर्कल में रहेंगे, वहाँ बैठेंगे तो जो सच है वो सच को बयान करेंगे, जो गलत है उसको गलत से निकालने की कोशिश करेंगे। तो जेल में एक अच्छा मौका मिला काम करने का। 13 महीना जेल में रहे। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जो है वो लोग बदलते गए। और व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ होती है, और व्यवहार की वजह से जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग वहाँ पे जो पहले से कन्विक्टेड कैदी हैं, जिनको सज़ा याफ्ता कैदी हैं, वो उन लोगों के थ्रू जो है जिस तरह की जो है वो देखा जाए कि वो जिस तरह से व्यवहार था उनका, लेकिन हमारे व्यवहार की वजह से उनके व्यवहार में तब्दीली आया और चेंजेस आया। और साथ में बैठ के एक ही प्लेट में खाना खाना, चाय बने तो चाय के लिए दावत देना, बुलाना, इस तरह की चीज़ें हुई। तो व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। जेल में भी मतलब आया, जेल में भी बदलाव लोगों के अंदर आया। हम जब निकलते थे तो लोग जगह जगह रुक के सलाम करते थे, पूछते थे, खैरियत पूछते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। टहल के बातें कर रहे हैं, जेल में स्पेस कम होता है तो लोग टहल टहल के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई। वहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई जाति का कोई बात नहीं होता था। मैं कहा कि जेल जो है वो लोग कहते हैं कि कॉम्युनल है, हाँ क्रिमिनल है लेकिन कॉम्युनल नहीं है। वहाँ जेल के अंदर क्रिमिनल होते हैं लेकिन वो कॉम्युनल नहीं होते हैं। तो ये है मतलब एक साथ रहना है। हाँ। तो एक बात और, जैसे पढ़ाई जब आपकी छूट गई, 13 महीने जेल में रहे, तो पढ़ाई छूट गई तो आगे क्या करेंगे? पढ़ाई करना कंटिन्यू करेंगे या फिर जो पढ़ रहे थे आप उसको कैसे कंटिन्यू कर रहे थे? पढ़ाई ये था कि हम जब जेल में थे तो जेल से आके जो पेपर्स हमारे रह रहे थे हमने उसको क्लियर किया है। अच्छा। आगे की पढ़ाई के लिए जो है हमने एंट्रेंस दिया है और अपनी ख्वाहिश है कि अब जब कोर्ट का चक्कर, जब पुलिस ने और सरकार ने जब केस हमारे ऊपर डाल ही दिया है तो 10 साल 15 साल 20 साल तक केस चलेंगे, कोर्ट जाने पड़ेंगे मुसलसल, तो क्यों ना लॉ कर लिया जाए। तो मैं लॉ की तरफ तैयारी कर रहा हूँ, LLB की तरफ आगे अपने आप को बढ़ाएंगे और लेके जाएंगे ताकि अपने केसेस को भी कर सके और जो इस तरह से गलत तरीके से फंसाया जाए उनके लिए भी कुछ हम केस कुछ कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए यही, अब एक छात्र हैं, अब कैसे अपने आप को जेल से जब बाहर निकले हैं तो दूसरे के लिए अभी भी सोच रहे हैं कि खुद लॉ कर लें और लॉ के थ्रू लोगों को भी मदद किया जा सके। तो जैसे ये ठीक है, अभी बीच में ये इंसिडेंट हो गया, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे उसके बाद क्या ड्रीम था आपका, क्या करना चाहते थे? वो जेल जाने से पहले CA भूल जाइए, जब आप 12th के बाद गए ग्रेजुएशन करने के लिए जामिया पढ़ाई कर रहे थे, आपका एक, हर छात्र का एक ड्रीम होता है, वो क्या ड्रीम था और वो सच सच बताइएगा, ये इंसिडेंट भूल जाइए। हाँ नहीं बिल्कुल, जब हम गए हमारे वालिदैन का भी ये ख्वाहिश था, हमारे माँ बाप भी यही चाहते थे, मैं भी ये चाहता था कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो मदरसे से रहा है। एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ फैज साहब की, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मदरसे से है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मदरसे से पढ़ने के बाद जामिया JNU में जाते हैं और फिर वो छात्र राजनीति के पार्ट बनते हैं। और पार्ट बना मैं उसका, और लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी जामिया जाने का, और मेरे जो है वो गार्जियन भी यही चाहते थे कि हम जो है वो एक ट्रांसलेटर बने, इंग्लिश टू अरबी और अरबी टू पर्शियन का जो है वो अरबी टू पर्शियन। तो हम एक एज अ ट्रांसलेटर जो है वो जामिया से डिग्री हासिल करके मास्टर ग्रेजुएशन करके हम ट्रांसलेटर बनना चाहते थे। अच्छा। और वो मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जब जामिया जैसे ही मेरे जामिया में एडमिशन हुआ तो उस वक्त JNU में नजीब अहमद के नाम से एक लड़का गायब हो गया था। नजीब। तो नजीब अहमद के जब एक लड़का जो वो JNU से जब गायब कर दिया गया तो उसके बाद पूरे देश में फिर जो है एक मोमेंट चला छात्रों का, और उस मोमेंट का मैं हिस्सा बना। और मेरे जहन में ये बात रहती थी कि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ और जो है हम
ये जुल्म है कि अगर कोई दूर से पढ़ने आ रहा है, चलो आज कल मुझे भी गैप कर दिया जा सकता है, कल मेरे कोई रिश्तेदार आएंगे, मेरे कोई इलाके से आएंगे, मेरे भाई बहन कोई भी होगा, आप किसी को भी जो है वो पढ़ने में तेज़ तर्रार है अगर, तो आप उसको गैप कर दीजिएगा, आप उसको ले जाके, मतलब आज तक नजीब का कोई नामो निशान नहीं है। तो हमने उनकी अम्मी, जो नजीब की अम्मी है, उनके दर्द को जो है महसूस किया, उनके रोने को महसूस किया, और मैं मतलब आज भी उनसे कनेक्ट हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि क्या नाम है, उनके दर्द को हमने महसूस किया, और वहाँ से जो है मैंने अपने एक्टिविज़म और कैंपस पॉलिटिक्स की जो है वो शुरुआत की। और फिर ये रहा कि ड्रीम तो पूरा करेंगे ही, साथ ही साथ जो है हम लोगों के हुकूक के लिए, उसके बाद आसिफा का मामला आया, जिनको रेप का पूरा केस था, उसमें हम लोगों ने उसमें आंदोलन किया बहुत बढ़ चढ़ के, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी जिस तरह से भी जो है वो मॉब लिंचिंग झारखंड में, आज भी हम उन फैमिलीज़ के कांटेक्ट में हैं जिनके, चाहे वो तबरेज़ अंसारी हो, अलीमुद्दीन हो, खासकर झारखंड में, झारखंड का रहने वाला हूँ, और तो हमें पता है कि किस तरह से जो है वो गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा गया है। इसी तरह जो है वो राजस्थान वगैरह, अलवर वगैरह में बहुत सारे, तो हमने उस आंदोलन का भी पार्ट रहे, और उस आंदोलन के, और उसके बाद अभी भी जेल से आने के बाद भी फैज़ जी तकरीबन जो है अगर जुल्म हो रहा है, यूपी में देखिए बुलडोज़र चल रहा है, हम लोगों ने उसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई है, उसके अगेंस्ट भी जो है वो बहुत सारे मुसलमानों को जो है वो जेल में डाल दिया गया, उनके भी केसेस वगैरह का जो है वो चीज़ें देखना, उनको जो है किस तरह से वो, क्योंकि गलत हो रहा है तो गलत बोलना और उनके साथ खड़ा रहना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज भी हम यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और जहाँ यहाँ अभी जल्द ही जो है वो रांची में जो है वो इंसिडेंट हुआ, वायलेंस हुआ, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसमें एक मेरा दोस्त, वो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, नवाब चिश्ती, उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको भी जेल में डाला गया। तो अब जो लोग भी थोड़े से एक्टिव होंगे, आप उनको जेल में डाल दीजिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। और मैं आप बोल रहे हैं बार बार कि मुसलमानों को आप हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोग हैं जो दबाए जाते हैं, शोषण होता है, जिनको वो मुसलमान नहीं है अगर, तो उनकी हेल्प कैसे करते हैं आप? वो लोग नहीं, देखिए मुसलमानों की हेल्प करते हैं, एक ख्वाहिश होता है कि हाँ भाई मुसलमान हैं, इस पे जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, लेकिन आप एक ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतांत्रिक है, जिसके साथ भी जुल्म और ज़्यादती होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। यहाँ तो आप रिलीजन नहीं देखते हैं ना, अगर नहीं देखते हैं, लेकिन अभी इसलिए मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा निशाने पे मुसलमान है। हम आपको सारे मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, आप देख लें यूपी में जो घरे तोड़े गए वो किन के तोड़े गए, देख लें किन के घर हैं, मुसलमानों के घर हैं। मतलब उसी में अगर कोई नॉन मुस्लिम कभी तोड़ा जाएगा तो आप खड़े रहेंगे ना? बिल्कुल खड़े रहेंगे, और खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं जब जामिया में पहली बार जब लोगों की अरेस्टिंग हुई, तो लोगों की अरेस्टिंग शुरू हुई और एफआईआर हुआ, उसमें जब सिर्फ आसिफ इकबाल तन्हा के नाम से एफआईआर नहीं हुआ, उसमें एक लड़का चंदन कुमार भी था। उसमें जो है आज जब आसिफ इकबाल तन्हा कोर्ट का चक्कर काट रहा है, तो वो सिर्फ जो है आसिफ अकेले नहीं काट रहे, सिर्फ मुसलमान लड़के नहीं काट रहे, उसमें एक लड़की चंदा कुमारी भी है, चंदा यादव भी है जो काट रही है। तो हम ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ से दर्स ले रहे हैं, वहाँ से इल्म हासिल कर रहे हैं, जहाँ पे हर धर्म के लोगों के साथ जो है मिलकर काम करते हैं और हर धर्म के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं अगर ज्यादती होती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, जामिया नाम है, जामिया मिलिया इस्लामिया, लेकिन वहाँ हर धर्म के लड़के पढ़ते हैं, और ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कल्चर नहीं है कि वहाँ सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेगा, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। और वहाँ पे सारे, मतलब बताया ना मैं आपसे कि सारे धर्म के लोग हैं। और जब जामिया में पहली बार सीए का मूवमेंट चला और एफआईआर हुई, तो 3 लड़कों के नाम थे जामिया से, एक आसिफ इकबाल तन्हा, एक कासिम उस्मानी और एक चंदन कुमार। तो सारे तो के सारे मुसलमान नहीं थे, चंदन कुमार भी तो एक लड़का है, जो 3 में से एक चंदन भी है। तो ऐसा नहीं है, और ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से जो है वो, तो मेरा कहने का सवाल मतलब यही था कि अगर हम हक के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें धर्म ना देखा जाए तो बेहतर होता है, धर्म नहीं देखा जाए तो बेहतर होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा निशाने पे मुसलमान हैं। आप जब देखेंगे कि जब दलित निशाने पे था तो पूरा एक मोमेंट चला, जाट का पूरा एक मोमेंट चला, आदिवासी का पूरा एक मोमेंट चला, उस नाम से चला। तो उस वक्त बोला जाता था कि ये क्या नाम है, आज जो है इस देश में आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है। इसी तरह बोला जाता था कि इस देश में जो है वो महिलाओं पे जुल्म हो रहा है। इसी तरह जो है इस देश में जो है वो जाटों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकार नहीं दिया जा रहा, उनको जो है वो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो आज हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आज के सिचुएशन में 2016 से जब से ये सरकार आई है, उसके बाद से जो है वो लगातार मुसलमानों, स्कूल में पढ़ा, मैं मिशनरीज में पढ़ा हूँ, तो मुझे याद है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट थे वो सारे अदर कास्ट के थे, सब मुसलमान नहीं थे। मेरे 9 दोस्त थे वो
8 दोस्त जो हैं वो नॉन मुस्लिम थे और मैं उनके साथ खाता था, उनके साथ बैठता था। कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मतलब ये नॉन मुस्लिम है भाई, ये पूजा करके आता है ऐसा करके। उनके साथ घर में जाते थे, होली दिवाली सब साथ मनाते थे। बिल्कुल, मैं हज़ारीबाग में रहा हूँ। तो हज़ारीबाग में जब मैं जिनसे ट्यूशन पढ़ता था, वो मैं जब ईद की नमाज़ पढ़ के आता था तो पहले उनके घर जाता था। जो हमारी जो मिस थी वो हमको पहले उनसे ईदी लेते थे, फिर अपने घर आते थे। तो हम लोगों के अंदर कभी ऐसा नहीं रहा। हम लोग साथ में बैठ के खाएं, साथ में रहें, लेकिन हालात ऐसा बना दिया गया है, सिचुएशन ऐसा बना दिया गया है कि उसके बाद अभी जो है ठीक है। अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान एकदम 99% सही है। आप जिस पे अगर ये हो रहा, अगर आप गलत है, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन उसकी वजह से आप सारे मुसलमानों को लाके कटघरे में खड़ा कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। ये स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। इस एक आदमी की वजह से पूरे कौम को बदनाम नहीं होना चाहिए, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, तो ये होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग आज बात कर रहे थे आसिफ इकबाल ताना से, जो CA-NRC से जामिया के छात्र बहुत पॉपुलर हुए थे उस टाइम में, आंदोलन के टाइम में। हज़ारीबाग के हैं, हज़ारीबाग आए हुए थे, तो हम लोग को मिल गए और हमने सोचा कि इनसे क्यों ना बात किया जाए। काफ़ी पॉपुलर चेहरा है भाई। अगर कन्हैया कुमार भी कभी हज़ारीबाग आएंगे तो उनसे भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे, युवा नेता है। ऐसे कन्हैया से मैं दिल्ली में मिल चुका हूँ, उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, कैमरा पे वो नहीं आना चाह रहे थे। तो आप मिले हैं कभी कन्हैया से? हम साथ में स्टेज शेयर किए हैं, हम लोग बैठे हैं। अच्छा। हम लोग साथ में रहे हैं, और जो है वो जो छात्र राजनीति रही है तो वो सब बहुत करीब से देखने को मिला है। बिल्कुल। तो हम लोग वो किए हैं। तो आज हम लोग हज़ारीबाग के आसिफ इकबाल ताना से बात कर रहे थे और जान रहे थे क्या वो छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। थैंक यू। शुक्रिया।